Good afternoon, everyone. Good afternoon. कल का वर्क सभी ने कर लिया अपनी कॉपी में। पार्ट 3.3 जामुन के पेड़ का। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। आवाज ठीक से नहीं आ रही है क्या मेरी? मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है, हाँ, आ रही है आवाज। चलिए आज हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसको देखेंगे। देखिए आप, आज हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट 3.4 रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है सभी को? यस मैम। हाँ, देखिए इस पार्ट में मैं आपको बता दूं, ये सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा हुआ ये आपका एक नाटक है। ठीक है, उनका जन्म जो है वो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिले बुलंदशहर में हुआ। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक लिखे। उनकी प्रमुख रचनाएं जो थी, उसका नाम था भौर का तारा, ओ मेरे सपने एक एकांकी, शारदीय कोणार्क, पहला राजा नाटक, जिन्होंने जीना सीखा तथा 10 तस्वीरें रेखा चित्र आदि। जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन सन 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ। इस पार्ट में आप लोग देखेंगे, ये पार्ट जो है आपका एक नाटक है। क्या है? एक नाटक की जैसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपकी एक एकांकी है। इस एकांकी को यहाँ पर अलग अलग पात्रों में बताया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखेंगे पात्र परिचय लिखा हुआ है। उमा, रामस्वरूप, प्रेमा, शंकर, गोपाल प्रसाद, रतन, ये सभी पात्र हैं। और इस पात्र में जैसे आप लोग एक अभिनय करते हैं, एक नाटक करते हैं जिसमें सबके अलग अलग अपना पात्र रहता है कि वो कौन सी भूमिका निभा रहा है, तो वही यहाँ पर इस एकांकी में बताया गया है कि उमा जो है वो एक लड़की है। रामस्वरूप जी, रामस्वरूप कौन है? लड़की के पिता है। प्रेमा लड़की की माता का नाम है। शंकर लड़का खुद है। गोपाल प्रसाद लड़के के पिता है। रतन रामस्वरूप का नौकर है। ये आपका पात्र परिचय हुआ, जिससे आपको जैसे जब हम इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर कौन बोल रहा है। चलिए इसे आप लोग पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेगा? मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? क्या आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? मैम थोड़ा कट के आ रही, क्लियर नहीं आ रही है। बेटा नेटवर्क इशू है, मैं क्या करूं उसमें? नहीं, आवाज ठीक से आ रही है अभी भी? थोड़ी आ रही है ठीक ठीक से मैम। ओके, चलिए इसे मैं ही पढ़ती हूँ। आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आधी आवाज आप लोग की आएगी, कभी नहीं आएगी। देखो, पात्र परिचय में ये ध्यान रखिए कि उमा का नाम जब भी आएगा तब वो लड़की है। रामस्वरूप जो है वो लड़की के पिता, मतलब उमा के पिता का नाम रामस्वरूप और उनकी माता का नाम प्रेमा है। ठीक है, अब उमा की जिससे शादी होने वाली है वो लड़के का नाम है शंकर, उसके पिता का नाम है गोपाल प्रसाद, और रामस्वरूप जी के यहाँ जो नौकर काम करता है उसका नाम है रतन। इतनी चीजें समझ में आ गई? आया इतना समझ में? यस मैम। यस मैम। आगे देखते हैं।
मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे में आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर है वो अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या बताया जा रहा है कि मामूली तरह से एक कमरा जो है वो सजा हुआ है, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वो अधेड़ उम्र के, अधेड़ उम्र के मतलब आधी से ज्यादा उम्र उनकी हो चुकी है, लगभग 50 साल के करीब करीब। ठीक है, वो एक तख्त को पकड़े हुए हैं। तख्त मतलब पहले के समय में छोटा सा, मतलब पलंग से छोटा साइज का जो रहता है ना, उसको तख्त बोलते हैं। तो तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा जो है वो नौकर ने पकड़ रखा है। नौकर मतलब जो रतन नाम का लड़का था वो नौकर है। अब रामस्वरूप कौन है? लड़की के पिता, उमा के पिता का नाम। अबे धीरे धीरे चल, अबे तख्त को उधर मोड़ दे उधर, बस तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। मतलब रामस्वरूप जो लड़की के पिता हैं वो नौकर से कह रहे हैं कि धीरे धीरे चल, तख्त को इधर घुमा उधर घुमा, इस तरह से तख्त को क्या है अब वो सेट कर रहे हैं, ठीक से रखने का प्रयास कर रहे हैं। नौकर बिछा दूं साहब? रामस्वरूप जरा तेज आवाज में बोलते हैं। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ जब अक्ल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और ये पसीना किस लिए बहाया? मतलब रामस्वरूप जी ने यहाँ पर क्या किया, जब उनकी बच्ची को देखने के लिए कोई आ रहा था तो उन्होंने एक तख्त बिछाया। अब यहाँ पर वो नौकर जो है वो बोलता है बिछा दो साहब, तो रामस्वरूप गुस्से में बोलते हैं, ठीक है, कि परमात्मा के यहाँ जब अकल बढ़ रही थी तब सबसे पीछे था क्या तू वहां पर? ठीक है, या तो देर से पहुंचा था। बिछा दो मतलब इतना पसीना किस लिए बहाया? बिछाएगा नहीं तो क्या करेगा? अब नौकर तख्ता बिछाता है ही मतलब वो जो तख्त है उसको बिछा देता है और हंसता है। अब यहाँ पर फिर से रामस्वरूप जी है वो बोल रहे हैं, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरत की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर यो बस, और सुन बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने की। रामस्वरूप जो लड़की के पिता हैं वो बोल रहे हैं कि नौकर को कि हंसता क्यों है, क्योंकि वो तख्त बिछाता और ही करता है, तो वो वही बोल रहे कि हंसता क्यों है? जवानी में हमने भी कसरत की, मतलब अब उनकी उम्र हो चुकी थी 50 साल से ऊपर के, तब वो बोल रहे हैं कि मतलब अब हमारी उम्र हो चुकी, जवानी में हमने भी बहुत कसरत की है। कलसों से नहाता था लोटों की तरह, मतलब जो पानी लेने का लोटा है उससे बड़ा जो होता है कलश जो होता है, तो उन कलसों से पानी लेकर के नहाता था, जैसे कि लोटे में पानी भर के नहा रहा हूँ, इस तरह से। अब वो उस तख्त को बोलता है कि उसे सीधा कर ले और अंदर जा, बहू से दरी जो है वो मांग के ले आ ताकि इसके ऊपर हम बिछा दें। चादर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही, मतलब अब वो बोलता है दरी भी लेके आना और चादर भी लेके आना जो कल धोबी के यहाँ से धुलकर आई है। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं। मतलब नौकर अब चला जाता है तो जो रामस्वरूप जी वो क्या करते हैं, मेज पोस्ट जो होती है उसको ठीक करने लगते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ता साफ करते हुए कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। मतलब उनके पास झाड़ने का एक कपड़ा है तो उससे क्या कर रहे हैं, गुलदस्ते को भी साफ कर रहे हैं और जो कुर्सी है उस पर भी वो सफाई कर रहे हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा का आना। अब वहां पे तुरंत ही क्या होता है, घर की मालकिन जो कि लड़की की माता है, उसका नाम प्रेमा, वो आती है। गदुम्बी रंग, छोटा कद, चेहरे की आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। मतलब उनका रंग जो है वो गदुम्बी जैसा रंग है, उनकी हाइट कम है, चेहरे की आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। मतलब वो इस तरह से बोल रही हैं कि ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बिजी हैं, बहुत ही व्यस्त हो गई हैं। ठीक है, किसी काम में बहुत व्यस्त। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। मतलब जो प्रेमा है उनके पीछे धीरे धीरे क्या है, नौकर आ रहा है खाली हाथ होकर। बाबू रामस्वरूप दोनों की तरफ देखने लगते हैं। रामस्वरूप ने नौकर से कहा था कि दरी और चादर लेकर आना, लेकिन वो खाली हाथ आ रहा है, तो रामस्वरूप उनको गुस्से से देखते हैं। प्रेमा जो कि उनकी पत्नी है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। मतलब अब यहाँ पे प्रेमा उनसे कह रही है कि तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई है। रामस्वरूप बोलते हैं धोती, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ दरी और चादर मंगाया था, धोती तो उन्होंने मंगाई नहीं। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, फिर ना जाने किस लिए। मतलब प्रेमा को ये लगता है कि वो धोती मंगा रहे हैं, लेकिन प्रेमा वही चीज बोल रही है कि अभी तो आपने धोती बदली है, आप फिर उसे क्यों बुला रहे हो। रामस्वरूप, लेकिन धोती मांगी किसने? रामस्वरूप बोलता है लेकिन धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन, मतलब जो नौकर है उसको दरी और चादर लेने के बजाय वो क्या बोल देता है कि धोती चाहिए। रामस्वरूप,
क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। वो उसे डांट रहे हैं रतन को कि मैंने तो धोबी के यहाँ से जो चादर है उसे मांग कर लाने के लिए कहा था। अब तेरे दिमाग को मैं कहाँ से लाऊं जो तुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से चादर उठाना। अब प्रेमा जो है उनसे बोलती है कि पूजा वाली जो कोठरी है वहां पर बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, वहां से एक चादर उठाकर ले आ। सभी को आवाज सुनाई आ रही है और पाठ समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, ध्यान से पढ़िए। ये नाटक ma'am. काम की है, बहुत अच्छी काम की है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बाद में पूछूंगी मैं इससे प्रश्न आपसे। अगला देखते हैं आगे। रतन और दरी। प्रेमा, दरी तो यहीं रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। मतलब यहाँ पर है रतन को तो उसने बता दिया कि चादर वहां पूजा की कोठरी में, लेकिन दरी, तब प्रेमा बोलती है रतन की जो दरी है वो तो यही एक कोने में पड़ी हुई थी। रामस्वरूप, दरी उठाते हुए, और बीवी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है, पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। अब रामस्वरूप जो है दरी को उठाते हैं और अपने बीवी के कमरे में से बोलते हैं कि जा वहां से हारमोनियम और सितार उठा के ले आ, जल्दी जा। और रतन जाता है और दोनों पति पत्नी प्रेमा और रामस्वरूप क्या कर रहे हैं? दरी को बिछा रहे हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। प्रेमा बोलती है उनके पति से कि आपकी जो बेटी है उमा, वो तो मुंह फुलाकर बैठी हुई है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है, रामस्वरूप उनको बोलता है कि मुंह फुलाए बैठी है, मतलब तुम माँ किस लिए हो? तुम्हें उसे समझाना चाहिए। बहुत मुश्किल से तो मैंने उन लोगों को बुलाया है। यदि तुमने इसी तरह से बेवकूफी की तो मतलब क्या हो जाएगा? जितनी मेहनत मैंने उनको बुलाने में की है वो सब खराब हो जाएगा। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा कर रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई का जंजाल आता नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में होगी। आजकल के लक्षण ही अनोखे हैं। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रेमा की जो पुत्री है जो मुंह फुलाए बैठी हुई है वो है उमा। वो उसने काफी अच्छी पढ़ाई लिखाई की हुई है। तो यहाँ पर वो वही कह रही है कि तुमने अपनी बेटी को इतना पढ़ा लिखा लिया है कि वो सिर चढ़ गई है। हमारे समय में हमारा जमाना अच्छा था, जो हमने थोड़ा बहुत अनाराम गिनती सीख ली, और स्त्री सुबोधनी जैसी एक जो बुक आती थी वो यदि हम सीख लें और उसको यदि हम पढ़ लें तो उसमें सारी ज्ञान की बातें हमको मिल जाती थी, जो आजकल की आपकी बात जो ज्ञान की पुस्तकें उनसे काफी अच्छी थी। समझ में आया इतना? सभी को समझ में आया इतना? Yes, ma'am. अब रामस्वरूप जी फिर से बोलते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, मतलब अब यहाँ पे रामस्वरूप बोल रहे हैं कि ग्रामोफोन जो है वो एक बाजा होता है कि नहीं? तो प्रेमा बोलते हैं क्यों रामस्वरूप? दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रोकने का नाम ही नहीं लेता। अब यहाँ पे रामस्वरूप उनसे सिविकता बोलते हैं कि ग्रामोफोन क्या है? बाजा होता है ना। तब उनकी पत्नी जो है रामस्वरूप जो बोलता है कि हाँ, दो तरह का होता है, एक आदमी का बनाया हुआ, मतलब जो एक इंस्ट्रूमेंट है ग्रामोफोन, वो एक आदमी का बनाया हुआ है जिसे जब चाहे जब चला सकते हैं और हम चाहे तो उसे बंद कर सकते हैं। और दूसरा रिकॉर्ड जो रहता है वो मतलब क्या, परमात्मा का बनाया हुआ है जो कि रुकता नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हारी ठिठोली सूझती रहती है, तुम्हें ठिठोली सूझती रहती है। या तो होता है नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर हो कितनी रही है उन लोगों के आने में। मतलब प्रेमा जो बोलती है, जब इस तरह से वो बोलता है ना कि एक जो ग्रामोफोन है वो जिसका रिकॉर्ड बंद नहीं हो सकता करके, जो परमात्मा का बनाया हुआ, तो वो उसके ऊपर इस तरह से हंसी से ठिठोली करते हुए बोल रहा था। ठीक है, अब वो उनसे कहती है कि जाओ अपनी जो प्यारी बेटी है उसको समझाओ। वो लोग आते ही होंगे। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठीक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन खोजता है। इसी मारे मैंने तो
पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसने तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल से मुंह लपेट लेट गई। भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, प्रेमा को ये बोला गया कि अपनी बेटी से उसने कहा कि भाई कोई आने वाला है देखने के लिए तुमको, तो तुम अच्छे से थोड़ा सा सज धज जाओ। तो पाउडर वगैरह सब दे देती है, लेकिन उसकी बेटी जो रहती है वो इन सब का कोई भी प्रयोग नहीं करती है और मुंह छुपाकर चुपचाप से लेट जाती है। रामस्वरूप, न जाने कैसे इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अब रामस्वरूप बोलते हैं कि पता नहीं इस लड़की का दिमाग कैसा है, ये तो आजकल तो लड़कियों का जो क्रीम पाउडर से ही तो उनका कारोबार चल रहा है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा लेते, लड़की अपने हाथ रहती, उतनी परेशानी उठानी ना पड़ती। पर तुम तो मतलब प्रेमा यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम जो है उसको मतलब कम पढ़ाई कराते, एंट्रेंस जो एग्जाम होता है उतना ही पढ़ाते, उसके आगे नहीं पढ़ाते, लेकिन तुमने सुनी नहीं, तुमने उसे आगे पढ़ा दिया। रामस्वरूप बात काटकर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है, कल ही बता दिया था उन लोगों के सामने, जिक्र और ही ढंग से होगा, मगर तुम अभी तो सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करो। यहाँ पर रामस्वरूप जो है अपनी पत्नी की बात काटते हुए कहते हैं, क्योंकि उन्हें सामने वाले लड़के को है उतनी पढ़ी लिखी, मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है वो नहीं बताया है, कम बताया है। तो यहाँ पर रामस्वरूप उनको, उनकी पत्नी को यही कह रहे हैं कि मैंने कल तुमको समझा दिया था कि उनके सामने क्या बोलना है, तुम इतना ये सब बोलोगी तो मतलब ये कि तो मेरी जो मैंने जो झूठ बोला है वो सब खुल जाएगा बातें। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। अब प्रेमा उनसे बोलती कि ठीक है मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हारी जैसी मर्जी, बस मैं क्या करूं वो बताओ। रामस्वरूप, तो उमा को कैसे जैसे तैसे तैयार कर दो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना, और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना। हाँ आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से, चद्दर बिछाते हैं। अब रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि जाओ उसे जैसे चाहे वैसे तैयार करके ले आना, बाकी उससे पान लेकर भेज देना, नाश्ता वगैरह तो सब बना हुआ रखा हुआ है। उसी समय उनका नौकर आ जाता है, चद्दर खोलकर वो हारमोनियम वगैरह लेकर के आता है और चद्दर को बिछा देते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। अब यहाँ पर प्रेमा बोलती है कि हाँ नाश्ता तैयार है, वो लोग मिठाई ज्यादा नहीं खाएंगे तो मैंने नमकीन वाली चीजें बना दी है, और चाय तैयार है और टोस्ट भी तैयार है, लेकिन टोस्ट पे लगाने के लिए मक्खन चाहिए। अब मक्खन तो आया ही नहीं था। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई? जानती हो ना कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए 100 नखरे मारे। मतलब रामस्वरूप उनकी पत्नी को बोलते हैं कि तुम्हें सब टाइम पे ही याद आता है क्या, इसके पहले क्यों नहीं बोला? क्योंकि मक्खन वाले की दुकान बहुत थोड़ा दूर पे थी। अब वो जो रतन है वो नौकर यहाँ घर में काम करे या मक्खन लाने चला जाए? प्रेमा, यहाँ का काम कौन सा ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितारा आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में करना है, ट्रे में रखा हुआ है, तो मैं तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले लेना, खुद ले आना, इतनी देर से रतन मक्खन ले ही आएगा, तो आदमी ही तो है। यहाँ पर उनकी पत्नी उनसे बोलती है कि यहाँ घर में काम ही कौन सा ज्यादा है, नाश्ता वगैरह तो एक साथ में लगे हुए कमरे में ही है, कुछ मैं ला लूंगी, कुछ आप ले आना, जब तक वो नाश्ता करेंगे तब तक रतन जो है वहां से मक्खन ले आएगा। अब रामस्वरूप बोलता है, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनकी तकियानुसी ख्यालों पर, खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब देखिए यहाँ से आपको कहानी ये किस तरह एकांकी क्यों बनी है उसके बारे में पता चलता है। रामस्वरूप बताते हैं कि दो लोग आने वाले हैं, एक गोपाल प्रसाद हैं और दूसरा उनका लड़का है, ठीक है। अब वो दोनों जब लेखने आ रहे हैं वो थोड़े मतलब उनको उस पर गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि वो खुद तो पढ़े लिखे हैं और अच्छी अच्छी सोसाइटी में भी जाते हैं, लेकिन वो बहू जो है वो क्या चाहते हैं कि वो बहू जो है वो कम पढ़ी लिखी मिले। प्रेमा और लड़का, रामस्वरूप बताया तो था तुम्हें, बाप से तो लड़का सवा से, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है,
मतलब अपना है, वरना इस इन लड़कों और बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी, मतलब ये राम स्वरूप जी बोलते हैं कि मतलब बाप शेर है बेटा सवा शेर है, मतलब बाप से ज्यादा गुस्सा बेटे को आता है। ठीक है, उसने बीएससी की है, बीएससी करने के बाद वो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। जब लड़के से कहा कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, तो वो बोलता है कि पढ़ाई की बात अलग है, शादी की बात अलग है, ये वाली बात वो इस तरह से कह देता है। ठीक है, अब यहाँ पर वही उस जो लड़की का पिता है वो बोलता है मेरी मजबूरी है, अन्यथा इनको मैं बहुत सुनाता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? यस। इस पार्ट में बेटा ma'am. आपको ये बताया जा रहा है कि पहले के समय में क्या था, लड़कियों का ज्यादा पढ़ा लिखा होना अच्छा नहीं माना जाता था, है ना। तो इसको इस बात को इस एकांकी के द्वारा आप लोगों को समझाया जा रहा है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? यस। अब रतन जो है, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी, राम स्वरूप क्या है, रतन कोई आए हैं। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी से मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, और तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने। अब रतन जो है बोलता है कि कोई आए हैं करके, जैसे ही राम स्वरूप बाहर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो लोग आ गए हैं, और रतन जो उनका नौकर है वो यहीं खड़ा है, उसको डांटते हैं कि तू यहाँ से जा। नौकर अंदर जाता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। अब प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है और उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। मतलब प्रेमा अंदर की तरफ चली जाती है और जो उनके पिता राम स्वरूप, उनकी धोती जो है बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा नीचे ही रखा गया कमबख्त। प्रेमा जो है वो बोलती है कि अरे ये बाजा नीचे कैसे रखा हुआ है। राम स्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं किवाड़ों पर दस्तक। अब राम स्वरूप उनको बोलते हैं कि तुम जाओ, मैं सब उठा के रख दूंगा, और उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती। किवाड़ों मतलब दरवाजा होता है, दरवाजों पर दस्तक दी जाती है, मतलब कोई ठकठकाता है। राम स्वरूप हंसते हुए आइए आइए करके हंसते हुए बोलता है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है, आवाज से मालूम होता है काफी अनुभवी फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीसे निपोरने वाले नौजवानों में से है, आवाज पतली है और खसियाहट भरी है, झुकी कमर इसकी खासियत है। अब राम स्वरूप जो है वो गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर को देखता है, तो मतलब वो बताते हैं कि मतलब काफी एक्सपीरियंस वाले इंसान दिख रहे हैं, काफी लड़कियों को उन्होंने देखा होगा, इस तरह से अनुभवी से इंसान दिखाई देते हैं। और लड़का जो है वो जबरदस्ती का हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी आवाज पतली पतली सी है और उसकी कमर जो है, रीढ़ की हड्डी जो है वो क्या है, झुकी हुई है। राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेद गिर पड़ता है। अब यहाँ पर राम स्वरूप जी उनको बोलते हैं गोपाल प्रसाद जी को कि आप आइए यहाँ पर बैठिए, तभी जो बेद जो है वो गिर जाता है। राम स्वरूप यह बेद लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देता हूँ। सब बैठ जाते हैं। कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद खकार कर नहीं, टांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। गोपाल प्रसाद वो बोल देते हैं कि हाँ टांगे वाला आपका घर जानता था, हमको यहाँ आना था, तो तकलीफ किस बात। राम स्वरूप, हाँ यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी है। गोपाल प्रसाद कहते अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा अपना काम, आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यो कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि हाँ जैसे आपका काम है वैसे मेरा भी काम है, मुझे अपने लड़के की शादी करनी ही थी, इसलिए मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। राम स्वरूप जो है हाँ करके हंसते हुए बोलते हैं, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हाँ सेवक ही हैं। हाँ थोड़ी देर बाद लड़के की तरफ मुखातिब होकर और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टी है। राम स्वरूप इस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आप भी कहाँ मतलब इस तरह से मुझे बोल रहे हैं, हम तो आपके सेवक हैं करके। और वो लड़के की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि शंकर से कि ये बताइए कितने दिन की छुट्टियों पर आए हो। तब शंकर जी कॉलेज की छुट्टियां नहीं, वीकेंड में चला आया। मतलब वो बोलता है कि कॉलेज में छुट्टियां नहीं है, सप्ताह का अंतिम दिन था करके, इसलिए मैं आ गया। राम स्वरूप आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी यही कोई 2 साल। मतलब राम स्वरूप बोलता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें मतलब 1 आध साल और बाकी होगा आपका खत्म होने के लिए। तो शंकर बोलता है कि नहीं अभी 2 साल बाकी है। राम स्वरूप साल 2 साल,
शंकर, हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ 1 आध साल का मैं और आगे बता देता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। मतलब वो गोपाल प्रसाद जो उनके लड़के के पिता हैं वो बोल रहे हैं कि शंकर 1 साल पहले बीमार हो गया था, और मतलब आजकल जो बीमारी है बच्चों को इसी उम्र में ज्यादा घेरती है। हम तो उस समय इतनी बाहर का कचौड़ी वगैरह भी खा लेते थे, उसके बाद घर में आके खाना भी खा लिया करते थे। इस तरह से वो बोलते हैं। रामस्वरूप बोलते हैं कचौड़ी अभी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। मतलब रामस्वरूप बोलते हैं कि उस समय 1 पैसे में 2 कचौड़ियां आ जाती। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी मलाई आती थी। अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह होते हैं स्कूलों में। तब ना वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस अभी हॉकी या कभी क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल है कोई कहा जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप किस्से निपोरने लग जाते। गोपाल प्रसाद उनको बताते हैं कि पहले 4 पैसे में इतनी मलाई आ जाती थी कि अकेले 2 पैसे की जो मलाई है उसको हमसे मतलब ताकत नहीं थी कि हम उसे पचा सकें। अब अभी के समय तो खेल भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट। पहले तो सिर्फ हॉकी या क्रिकेट ही कुछ लोग खेलते थे। इस तरह से वो हंसते हुए बोलते हैं। रामस्वरूप जी, जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही कोई दूसरी थी। रामस्वरूप जो है लड़की के पिता, वो बोलते हैं जी हाँ। गोपाल प्रसाद जोशीले आवाज में बोलते हैं, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था। फर्राटे की आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब गोपाल प्रसाद जो बोलते हैं वो क्या बोल रहे हैं कि पढ़ाई का हाल उस समय ये था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे वहां से उठते ही नहीं थे। अब मैं कहता हूँ उस जमाने में जो मैट्रिक की पढ़ाई होती थी तो उसमें अंग्रेजी जो लिखता था वो आज जो इतने फर्राटे की अंग्रेजी लिखता था या बोलता था, जो वो आजकल एमए के मुकाबले में एमए का मुकाबला भी नहीं कर सकते आजकल के बच्चे। इस तरह से वो बोल रहे हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, इसके आगे का अभी पार्ट हमारा और बाकी है। इस पार्ट को आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पार्ट बहुत अच्छा है बेटा, इस पार्ट में आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। ठीक है, तो इस पार्ट को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अभी जितना पढ़ाया उतना समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।